जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है एनिमल किंगडम। तो देखिए वर्ड अपने आप में बताता है एनिमल मीन बाय जानवर के बारे में और किंगडम मतलब साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो जानवरों के साम्राज्य के बारे में कुछ जानकारी हमें लेना जरूरी है क्योंकि वी आर ऑल्सो दी सोशल एनिमल्स। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट वाले। तो देखिए क्या लिखता है सबसे पहली बात के बारे में, million of species of animals have been described and it becomes more necessary to classify them टू असाइन अ सिस्टमिक पोजीशन। देखिए तो नॉमेनक्लेचर तो सबने पढ़ रखा है, तो एक नॉर्मल सी बात है क्योंकि जो जानवरों का साम्राज्य है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो हमें कुछ ना कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर उस पर्टिकुलर इतने बड़े साम्राज्य को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर हमें ब्रेक कर कर उसको पढ़ना पड़ेगा। तो वो कुछ स्पेसिफिक फीचर्स जिसके बेसिस के ऊपर हमने एनिमल्स को क्लासिफाई किया वो थे आपके पास में अरेंजमेंट ऑफ द सेल, सेकंड आपके पास बॉडी सिमेट्री, थर्ड इज द नेचर ऑफ द सीलोम, फोर्थ इज द पैटर्न ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए ये तो इसके अलावा भी बहुत सारे और फीचर्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर हम क्लासिफाई करते रहते हैं इस एनिमल किंगडम को, लेकिन जो इंपॉर्टेंट आपके पास में कुछ ना कुछ फीचर्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर हमने क्लासिफिकेशन की है उसको हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट आती है उसको कहते हैं सिमेट्री। तो एनिमल की सिमेट्री जो है उसके बेसिस के ऊपर पहली चीज हम देखने वाली है। तो क्या लिखता है, एनिमल बॉडी सिमेट्री इज द सिमिलरिटी ऑफ द पार्ट्स इन डिफरेंट रीजन्स एंड डायरेक्शंस ऑफ द बॉडी। व्हेन द बॉडी इज नॉट डिविजिबल इनटू equal halves by any plane, it is being termed as the asymmetrical or asymmetric as it is being found in the amoeba and some sponges। देखिए अगर आपको अमीबा का अगर थोड़ा सा भी पर्टिकुलर जो इसकी मॉर्फोलॉजी अगर आपको याद हो तो अमीबा कुछ इस तरह से ही आपको दिखता है और इसके बारे में एक खासियत है कि ये इमोर्टल है। ठीक है, और सेकंड खासियत इसकी ये है कि ये लगातार अपनी शेप चेंज करता रहता है। अब मान लीजिए मैं इस समय के ऊपर इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की सेंटर ऑफ एक्सिस जो है यहां बता देता हूं कि मान लीजिए इसका सेंट्रल पॉइंट है। तो मान लेते हैं आज अभी इस समय इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को इस प्लेन के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं डिवाइड करने की, लेकिन मान लीजिए थोड़ी के देर के बाद में ही इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ने अपनी सिमेट्री चेंज कर कर कुछ इस तरह से दिखाई, मॉर्फोलॉजी चेंज हो गई, सेंटर ऑफ पॉइंट उसका ये रहा। मान लीजिए यहां से प्लेन ऑफ डिवीजन हम मार्क करते हैं, तो क्या आपको पर्टिकुलर दो इक्वल हाफ नजर आएंगे? नहीं आएंगे ना। आपके पास ऐसा कोई पर्टिकुलर प्लेन ऑफ डिवीजन है जहां से हम लगातार ये चीज कह सकें कि इस ऑर्गेनिज्म को हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाएंगे। अगर ऐसी कोई चीज आपके पास में अवेलेबल है इसका मतलब है वो ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से एसिमेट्रिकल है। तो ध्यान दीजिएगा एसिमेट्रिकल वर्ड ही हमने तब यूज किया जब एग्जैक्टली में ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी लगातार किसी वजह से चेंज होती रहती है। अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट भी हो सकती है, एनवायरमेंटल कंडीशन, कहां उसका हैबिटेट है, कहीं जहां पर भी वो रहता है, मान लीजिए उसको पर्टिकुलर डिफेंस या ऑफेंस के लिए भी वो आपकी मॉर्फोलॉजी को चेंज करना पड़ सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें अगर हैं और सेंटर ऑफ द डिवीजन जो है हमारे पास में डिफाइंड नहीं है ऐसे ऑर्गेनिज्म का, तो हम कहेंगे ऐसे ऑर्गेनिज्म आपके पास एसिमेट्रिकल होते हैं। और ज्यादातर आपके पास जो अमीबा है यहां पर एग्जांपल के तौर के ऊपर हम उसको एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा कुछ एक पोरीफेरेंस भी हैं जो आपके पास में सच में एसिमेट्रिकल होते हैं, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलिए। अब नेक्स्ट पार्ट आती है, एन एनिमल इज सेड टू बी सिमेट्रिकल। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अब हम सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। इफ इट्स बॉडी इज डिविजिबल इनटू इक्वल हाफ्स बाय वन और मोर प्लेन, एक या एक से ज्यादा प्लेन से के थ्रू जब हम लाइन को ड्रॉ करें तो दो इक्वल आपके पास में हाफ उस ऑर्गेनिज्म के नजर आ सकते हैं। तो क्या लिखता है यहां पर, फोर टाइप ऑफ सिमेट्री इज बेसिकली फाउंड इन द एनिमल्स। आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे तो सिर्फ दो ही आपके पास सिमेट्री के बारे में डिस्कशन करता है, वो एक रेडियल सिमेट्री होती है और दूसरी बाइलेटरल, लेकिन यहां पर हम चार सिमेट्री के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो उसको देखिएगा। सबसे पहले आती है स्फेरिकल सिमेट्री। तो देखिएगा स्फेरिकल सिमेट्री में क्या लिखा हुआ है, देखो क्या है, इन दिस टाइप ऑफ सिमेट्री एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर डिवाइड्स द बॉडी इनटू इक्वलेंट ऑफ द मिरर्ड हाफ। देखिए इसको बहुत सिंपली अगर समझने की कोशिश करिए, मान लीजिए ये आपके पास में कोई सर्कल है,
ठीक है, उस सर्कल में आपके पास ये इसका सेंटर ऑफ डिवीजन है। अगर इस सेंटर ऑफ डिवीजन से कोई आपके पास लाइन हम पास करेंगे तो ये आपके पास में इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के एक हाफ की पूरी मिरर इमेज बनाए, तो हम कहेंगे बेसिकली वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है। फिर से ध्यान दीजिएगा मैंने क्या चीज कही है, सिर्फ एक प्लेन आपके पास में ऐसा है जिससे आपके पास एग्जैक्टली में इक्वल आपके पास ऑर्गेनिज्म की बॉडी की डिवाइड होती हुई आपको नजर आएगी और इक्वलेंट मिरर हाफ आपको ऑर्गेनिज्म की बॉडी के नजर आएंगे। तो ध्यान देखकर चलना है। स्फेरिकल सिमेट्री में क्या हुआ, टाइप ऑफ सिमेट्री में एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर डिवाइड्स द बॉडी इनटू टू इक्वल मिरर हाफ। इट इज फाउंड इन एनिमल्स whose body resembles a sphere। ध्यान दीजिएगा, जिन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी ही स्फीयर को रिजेंबल करती हो उन्हीं के अंदर स्फेरिकल सिमेट्री आपको मिलेगी। जैसे प्रोटोजोन्स हो गए, तो बहुत कॉमन एग्जांपल यहां पर वॉल्वॉक्स के तौर के ऊपर हम पढ़ते हैं, हेलियोजोआ या रेडियोलेरिया के तौर के ऊपर, ठीक है जी। तो प्रोटोजोन्स में स्फेरिकल सिमेट्री आती है, ये आपको थोड़ा ध्यान करना है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 सिमेट्री के बारे में हम डिस्कशन करते हैं जिसको हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। अब ध्यान दीजिए यहां पर क्या लिखता है, इन दिस टाइप of symmetry a number of similar part radiate out from the central axis. The body of the individual can be divided into two equal halves by any plane passing through the center from the top to bottom। जैसे मान लीजिए एक सर्कल में फिर से ड्रॉ कर देता हूं, ये उसका सेंटर पॉइंट अब हम लिख रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये आपके पास प्लेन ऑफ डिवीजन सिंगल नहीं है, हो सकता है इस प्लेन ऑफ डिवीजन से भी दो इक्वल हाफ मिलते हो। मान लीजिए इस यहां से आपके पास प्लेन ऑफ डिवीजन है तो भी दो इक्वल ही हाफ मिलेंगे, यहां से भी बेसिकली अगर मैं डिवाइड करता हूं तो भी दो इक्वल हाफ भी आपको ऑर्गेनिज्म के मिलेंगे। अगर ऐसा कुछ है तो हम कहेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म रेडियली सिमेट्रिकल है। फिर से मैं ये चीज पढ़ दूं, इन दिस टाइप ऑफ सिमेट्री अ नंबर ऑफ सिमिलर पार्ट radiate from the central axis and the body of the individual can be divided into two equal halves by any plane passing through the center from top to bottom। अब ये आपके पास जो रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है ये नेचर के अंदर कहां-कहां आपको मिलते हैं, तो कुछ आपके पास स्पॉन्जेस या पोरिफेरन जो है वो आपके रेडियली सिमेट्रिकल हैं, सिलेंट्रेट्स हैं, टीनोफोरा हैं, इकाइनोडर्मेट हैं, तो ये सभी के सभी रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है। क्लियर होगा जी। फिर से मैं एग्जांपल बता दूं, पोरिफेरा में आपके पास कुछ एक स्पॉन्जेस आती हैं जिसमें साइकॉन बहुत कॉमन रेडियली सिमेट्रिकल है, उसके बाद सिलेंट्रेट्स आते हैं, हाइड्रा और जेलीफिश जिसके अंदर बहुत कॉमन एग्जांपल आती है, टीनोफोरा, और उसके बाद में आपके पास इकाइनोडर्मेट, ये सभी रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है। चले उसके बाद आती है बाई रेडियल। देखिए रेडियल के बाद एक और सिमेट्री के बारे में डिस्कस करता है जिसको हम बाई रेडियल कहते हैं। देखिए अब बाई रेडियल में क्या हुआ, हमारे पास में सिर्फ दो ही प्लेन ऑफ डिवीजन है। वर्ड क्या है जी, टू प्लेन ऑफ डिवीजन है। अब यहां पर ध्यान दीजिए वर्ड क्या लिखता है, इन दिस टाइप ऑफ सिमेट्री ओनली टू प्लेन्स पासिंग थ्रू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। देखिए क्या लिखता है, दो प्लेन जो हैं वो आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अलोंग में आपके पास पास कर रहे हैं। द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स बाय वन और टू वर्टिकल प्लेन्स ओनली। क्लियर हो गया जी। तो वर्टिकल प्लेन के अकॉर्डिंगली एक या दो आपके पास पर्टिकुलर एक्सिस ही हैं जिसके अलोंग अगर उस ऑर्गेनिज्म को काटने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बाइरेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म वो आपको नजर आएगा। तो ध्यान दीजिएगा जो टीनोफोरा होते हैं उन टीनोफोरा में रेडियल और बाइरेडियल दोनों तरह की सिमेट्री मिलती है। मान लीजिए दोनों में से एक चीज आपको चूज करनी हो कि रेडियल सिमेट्री है या बाइरेडियल है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली ही आप चूज करेंगे, वहां पर रेडियल सिमेट्री वो लिखता है। पास बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, देखिए अब यहां पर ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही प्लेन ऑफ डिवीजन है, चाहे वो लॉन्गिट्यूडिनल है चाहे वो सजाइटल प्लेन है। किसी भी प्लेन के अकॉर्डिंगली सिर्फ लेकिन एक ही प्लेन होगा, दो प्लेन नहीं होंगे, सिर्फ एक प्लेन के अकॉर्डिंगली आप ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, बस। क्लियर हो गई जी। तो लिखता क्या है जी, इन दिस टाइप ऑफ सिमेट्री द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय अ मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल or sagittal plane only. The appearance of bilateral symmetry in animal evolution was the major advancement। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब रेडियल सिमेट्री या आपके पास स्फेरिकल सिमेट्री या बाइरेडियल सिमेट्री जो थी वो आपके पास लोअर एनिमल्स के अंदर होती है। जो हायर एनिमल्स होंगे उनके अंदर हमेशा बाइलेटरल सिमेट्री आपको नजर आएगी। इसका मतलब है वो इवोल्यूशन के बारे में आपको बताती है कि इवोल्यूशन हुआ।
तो बाइलेटरल सिमेट्री आपके पास रेडियल सिमेट्री के बाद में आई। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि बाइलेटरल सिमेट्रिकल जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो ज्यादा एडवांस्ड होंगे प्रीवियस वाले ऑर्गेनिज्म से या प्रीवियस वाले फाइलम से। तो ध्यान देकर चलना है। द अपीयरेंस ऑफ द बाइलेटरल सिमेट्री इन द एनिमल इवोल्यूशन वाज अ मेजर एडवांसमेंट बिकॉज द बाइलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म आर मच बेटर फिटेड टू द डायरेक्शनल और द फॉरवर्ड मूवमेंट देन द रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। तो ये आपके पास सिमेट्री ज्यादातर आपके पास जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं और जितने भी आपके पास वर्टिब्रेट हैं उनमें आपको बाइलेटरल सिमेट्री ही नजर आएगी। यहां पर कुछ मैंने डिफरेंसेस भी बाइलेटरल या रेडियल सिमेट्री के अंदर आपको लिखे हुए हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान कर चलिएगा क्योंकि यहां से कभी कभार क्वेश्चन पूछी होती है। देखिए बाइलेटरल सिमेट्री में आपके पास बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स द लेफ्ट एंड द राइट साइड इन वन प्लेन ओनली। सिर्फ ये देखिएगा एक ही प्लेन के अकॉर्डिंगली आप इस ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर लेंगे। मान लो आपने ऐसा नहीं किया, मान लेते हैं आपने इस ऑर्गेनिज्म को यहां से आपके पास डिवाइड किया तो दो इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे आपको। क्लियर हो गया। रेडियल सिमेट्री में अगर ऑर्गेनिज्म को आपने किसी भी प्लेन के अकॉर्डिंगली अगर डिवाइड किया है तो आपको दो इक्वल हाफ नजर आ सकते हैं। तो इसका मतलब है सेंटर ऑफ डिवीजन जो है वो आपके पास या प्लेन ऑफ डिवीजन जो है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलनी है। तो जो बाइलेटरल सिमेट्री के आपके पास एग्जांपल्स आते हैं वो आपके पास इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो राउंड वर्म्स होते हैं, सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सभी के सभी बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और जो रेडियली सिमेट्रिकल आपके पास ऑर्गेनिज्म उसमें जो एग्जांपल्स आते हैं वो है स्पॉन्जीज आपके पास, सिलेंट्रेट, अडल्ट इकाइनोडर्मेट। ध्यान दीजिएगा वर्ड लिखा हुआ है, जो अडल्ट इकाइनोडर्मेट हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन जो आपके पास इस पर्टिकुलर इकाइनोडर्मेट की जो लार्वल फॉर्म्स होती हैं वो लार्वल फॉर्म बेसिकली बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती हैं। इससे हमें ये चीज समझ आती है कि जो लार्वल फॉर्म्स हैं इकाइनोडर्मेट की वो इवोल्यूशन के हिसाब से ज्यादा बेटर अडेप्टेड हैं, ज्यादा बेटर इवोल्यूटेड हैं। क्लियर हो गया जी। तो ये आपको ध्यान देते हुए चलें क्योंकि ये कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम कभी कभार क्वेश्चन अगर आपसे आप डायरेक्टली पूछें कि इकाइनोडर्मेट में कौन सी सिमेट्री है तो आप आंसर करेंगे रेडियली सिमेट्री है। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए ऑप्शन में दोनों लिखा हो कि इकाइनोडर्मेट में कौन कौन सी सिमेट्री होती है, तो कौन कौन सी में तो मतलब ये हुआ कि वो पूछ रहे कितने टाइप की हो सकती है। तो रेडियल भी हो सकती है और बाइलेटरल भी, क्योंकि हमें ये मालूम है कि अडल्ट के अंदर आपके पास जो सिमेट्री मिलेगी वो रेडियल मिलेगी और लार्वा के अंदर जो सिमेट्री मिलेगी वो आपको बाइलेटरल सिमेट्री मिलेगी। तो ये आपको पक्का से ध्यान देते हुए चलना है। देखिएगा नेक्स्ट जो फीचर हमारे पास में आती है जिसकी वजह से हम एनिमल किंगडम को फर्दर क्लासिफाई कर पाते हैं उसको कहते हैं हम जर्म लेयर। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर। ठीक है, तो देखिएगा हमें मालूम है कि हर एक ऑर्गेनिज्म की जो जर्म लेयर की डेवलपमेंट होती है वो ड्यूरिंग द गैस्ट्रुला फॉर्मेशन होती है, जिसको हम प्रोसेस को कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। तो रिप्रोडक्शन के दौरान में जब गैस्ट्रुला की प्रोसेस आपके पास चलेगी तो उस दौरान में जर्म लेयर की फॉर्मेशन होगी। तो हमें मालूम है कि तीन तरह की जर्म लेयर होती हैं, एक एक्टोडर्म है, एक मीजोडर्म है और एक एंडोडर्म है। क्लियर है जी। अब देखिएगा क्या लिखता है। ये जो जर्म लेयर होती हैं दे आर बेसिकली गिविंग राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड द ऑर्गन्स ऑफ द फुली फॉर्म्ड इंडिविजुअल। ठीक है जी। तो आपके पास जो भी टिश्यूज बनेंगे या ऑर्गन्स बनेंगे वो इन्हीं पर्टिकुलर लेयर्स की मदद से बनेंगे। अब क्या लिखता है, ये जर्म लेयर के बेसिस के ऊपर एनिमल को हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो एक को बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होंगे या ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होंगे। अब क्या लिखता है, जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं बॉडी सेल्स आर अरेंज्ड इन टू लेयर्स, आउटर एक्टोडर्म एंड इनर द एंडोडर्म विद एन इंटरविनिंग मीजोग्लिया। तो देखिएगा यहां पर एज सच में हमारे पास में मीजोडर्म नाम की लेयर जो है वो एब्सेंट मिल रही है जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं डिप्लोब्लास्टिक। तो ध्यान दीजिए इस डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर में भी आपको बहुत कॉमन नजर आएगा। ये देखिए यहां पर आपके पास बहुत सारे सेल्स नजर आएंगे सबसे इनर मोस्ट लेयर में, जिसको हम एंडोडर्म कह रहे हैं, और आउटर आपके पास जो आपके पास एक्टोडर्म है उसमें भी सेलुलर आपके पास कंपोनेंट नजर आते हैं, लेकिन बीच में आपके पास जो लेयर है उसमें सेलुलर कंपोनेंट नहीं है। तो इस अनडिफरेंशिएटेड मीजोडर्म को हम एग्जैक्टली में मीजोग्लिया का नाम देते हैं। तो ध्यान देते हुए चलेगा मीजोडर्म एज सच में यहां पर कोई भी डेवलपमेंट या सेलुलर कंपोनेंट यहां पर दिखाई आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, इसीलिए किसी भी ऑर्गन या टिश्यू को बनाने में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें आउटर लेयर एक्टोडर्म की हो, बीच में मीजोग्लिया हो और इनर साइड पे एंडोडर्म हो, मीजोग्लिया कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगी किसी टिश्यू या ऑर्गन को बनाने में, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं।
अब बात आती है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन से हुए, तो देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक में आपके पास तीनों की तीनों जर्म लेयर फुली डिफरेंशिएटेड है, मीन बाय सेल्स आपको नजर आएंगे। आउटर साइड की ओर को आपके पास एक्टोडर्म होगी, बीच में मीजोडर्म और उसके बाद एंडोडर्म। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बेसिकली ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे, क्योंकि तीनों की तीनों लेयर के आपके पास जो सेल्स होंगे फर्दर आपके पास किसी ना किसी टिश्यू या ऑर्गन को बनाकर देंगे। इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में भी आप देख सकते हैं, ये रही आपके पास में एक्टोडर्म, ये बीच में आपके पास में दैट इज पर्टिकुलर मीजोडर्म। अब यहां पर देखिए, यहां और यहां में थोड़ा अंतर हो गया, अंतर हुआ ना, क्योंकि यहां पर जो इंटरनल में आपको दिखेगा, जहां पर मीजोग्लिया थी वहां पर हमने मीजोडर्म क्यों कहा, क्योंकि यहां पर आपको अब सेल दिखाई पड़ रहे हैं, ये सेल फर्दर डिफरेंशिएट कर सकते हैं और टिश्यू या ऑर्गन बनाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। और उसके बाद ये रही एंडोडर्म। तो तीनों लेयर में आपके पास सेल्स मौजूद हैं, फुली डिफरेंशिएटेड लेयर है मीजोडर्म वाली, इसीलिए आपके पास ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ये आपको ध्यान देते हुए चलना है। चलिएगा, अब कुछ डिफरेंसेस यहां पर कोट किए हैं मैंने, जो आपके पास पर्टिकुलर ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के बारे में आपको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखिए क्या लिखता है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स डेवलप फ्रॉम दी 2 सेलुलर लेयर्स ओनली, और यहां पर आपके पास में 3 जर्म लेयर है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक वाले ऑर्गेनिज्म है। डिप्लोब्लास्टिक में आउटर वाली एक्टोडर्म है, इनर वाली एंडोडर्म है, बीच में आपके पास नॉन सेलुलर जिलेटिनस लेयर है जिसको मीजोग्लिया कहा। यहां पर आपके पास जो मिडल वाली लेयर है वो भी पूरी तरह से सिग्निफिकेंट है, उसमें सेल्स मिल रहे हैं, सेलुलर लेयर है, और वो भी डिफरेंशिएट कर फर्दर आपको कुछ ना कुछ आपके टिश्यूज और ऑर्गन बनाकर देगी। अब ये जो डिप्लोब्लास्टिक आपके पास एनिमल्स होते हैं, यहां पर जरा ध्यान दीजिए क्या लिखता है, दिस पर्टिकुलर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में दिस पर्टिकुलर लेयर्स आर प्रेजेंट इन दी लोअर मेटाजोन्स, जिनमें आपके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिन ऑर्गेनिज्म में आपको नजर आएगी उनके अंदर ही बेसिकली आपके पास डिप्लोब्लास्टिक आपके पास में टर्मिनल कंडीशंस आपको नजर आएंगी, अदरवाइज नहीं। उसके अलावा जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होंगे जो आपके पास ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिमल शो करेंगे, उनके अंदर आपके पास ये ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन आपको नजर आएंगी। तो हायर जो मेटाजोन्स होते हैं उनके अंदर बेसिक आपको ये कंडीशन नजर आएगी ट्रिप्लोब्लास्टिक वाली, चाहे वो प्लेटीहेल्मिंथा हो, एनिलीड्स हो गए, आर्थ्रोपोडा हो गई, काइनोडर्मेट्स, मोलस्का एंड वर्टिब्रेट। इसका मतलब ये हुआ प्लेटीहेल्मिंथा से पीछे चाहे वो टीनोफोरा हो, चाहे वो सीलेंट्रेट हो, चाहे वो पोरीफेरेंस हो, या इससे पीछे प्रोटोजोनल ग्रुप कोई भी आप लेकर चलिएगा, उन सबके अंदर आपके पास जो कंडीशन मिलेगी वो डिप्लोब्लास्टिक ही होगी, मीन बाय मीजोडर्म की जगह पर आपको मीजोग्लिया ही नजर आएगी। तो ये आपको पक्का से ध्यान देते हुए चलना है, क्लियर। उसके बाद आता है बॉडी प्लान। ठीक है जी, अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, बॉडी प्लान के बारे में। दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिसकी वजह से हम एनिमल किंगडम को डिफरेंट डिफरेंट नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली हम डिफरेंशिएट कर फाइलम्स में कहीं ना कहीं बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है बॉडी प्लान, बॉडी का कैसा है। ठीक है, तो एनिमल का बॉडी प्लान बेसिकली 3 तरह का हो सकता है। तो यहां पर देखिएगा, पहला है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, सेकंड आपका ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, एंड थर्ड इज दी ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। देखिए यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बुक्स में एनसीईआरटी में ये टर्मिनोलॉजीज हो सकता है आपको अवेलेबल ना मिले, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पूछा है, पूछा है। तो देखिएगा, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान का मतलब क्या हुआ, देखो सिंपल सी लॉजिक है, बहुत सारे सेल आपके पास क्लस्टर्स में अरेंज नजर आ रहे हैं, और वो क्लस्टर में अरेंज्ड आपके पास सेल उस बॉडी प्लान को आपको बनाकर देते हैं, और वही सेल आपके पास फंक्शनैलिटी आपको कहीं ना कहीं कर देंगे, और वही फंक्शनैलिटी कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स की फंक्शनैलिटी भी डिक्टेट करेगी और उस ऑर्गेनिज्म की फंक्शनैलिटी को भी डिक्टेट करेगी। तो इसको कहेंगे हम सेलुलर एग्रीगेट प्लान है। तो ऐसा प्लान आपको जो पोरीफेरेंस होते हैं या स्पॉन्जिस जिनको हम कहते हैं उनके अंदर आपको नजर आता है। लेकिन यहां पर देखिएगा डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब यह हुआ कि सारे के सारे आपके पास सेल इकट्ठा होकर एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सेल डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन यहां पर परफॉर्म करते हुए आपको ज्यादातर नजर नहीं आएंगे। मीन बाय ये हुआ कि अगर मान लीजिए एक सेल डिफरेंट तरह का फंक्शन भी कर रहा है, तो वो आपके पास बहुत सारे डिफरेंट सेल के फंक्शन की वजह से कर पा रहा है। तो नेक्स्ट बॉडी प्लान आपके पास आती है, उसको हम कहते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। देखिए अब ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में क्या हुआ, यहां पर जो एनिमल एलिमेंट्री कनाल है एनिमल की, वो आपके पास में इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब ये हुआ, हमें मालूम है जब भी हम एलिमेंट्री कनाल को देखते हैं तो 2 ओपनिंग नजर आती हैं, एक जिसके थ्रू फूड को इंटेक करते हैं, और दूसरी आपके पास जहां से अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो आपके पास बॉडी से बाहर आती है। मीन बाय जहां से फूड अंदर जा रहा है उसको हमने माउथ कहा, और सेकंड आपके पास में जहां से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर जा रही है उसको हमने एनस कहा था।
तो एलिमेंट्री कनाल की दो ओपनिंग्स होती हैं। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान के अंदर आपको सिर्फ एक ही ओपनिंग नजर आएगी, मीन बाय दैट पर्टिकुलर ओपनिंग विल बी कंसिडर एज एन माउथ एंड एज एन एनस बोथ। मीन बाय ऑर्गेनिज्म उसी के थ्रू आपके पास खाना जो है वो बॉडी के अंदर लेकर जाएगा और उसी के थ्रू आपके पास अनडाइजेस्टेड फूड भी बॉडी के बाहर आ रहा है, तो इसको कहेंगे ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। ये मेनली आपके पास में जो प्लेटी हेलमिंथा होते हैं और जो सिलेंट्रेट होते हैं इस प्लान को आपके पास में बताते हैं। तो ध्यान देकर चलनी है, फाइलम प्लेटी हेलमिंथा और सिलेंट्रेट में ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, मीन बाय एलिमेंट्री कनाल में एक सिंगल ही ओपनिंग है विच इज बिहेविंग एज एन माउथ एंड एज एन एनस बोथ। क्लियर, चलेगा। थर्ड आती है आपके पास ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। नेक्स्ट आती है ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। देखिए अब ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान के अंदर आपको क्या चीज नजर आएगी, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यहां पर दोनों ओपनिंग एज सच में मौजूद है, मीन बाय आपके पास कहीं ना कहीं एनस भी है और कहीं ना कहीं माउथ भी है। तो ये पर्टिकुलर जो आपके पास ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान है, ये आपके पास जो एस्कल हेलमिंथा होते हैं जिनको हम निमिट हेलमिंथा कहते हैं, एनालीड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेट, हेमिकॉर्डेट एंड द कॉर्डेट, ये सभी के सभी आपके पास में ट्यूब विद इन अ ट्यूब आपके पास बॉडी प्लान बताते हैं। और इसी से हम ये चीज समझते हैं क्योंकि एलिमेंट्री कनाल में आपके पास एक माउथ और एक आपके पास एनस, यहां पर दोनों ओपनिंग्स नजर आ रही हैं, इसीलिए हम कहेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब ध्यान एक चीज के बारे में रखना है, जब भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम अगर होगा तो उसमें कई ऑर्गेनिज्म के अंदर आपके पास पहले माउथ बनती है और कई ऑर्गेनिज्म के अंदर आपके पास में एनस आपका बनता हुआ नजर आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान के अंदर दो तरह के ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं, एक प्रोटोस्टोम्स और दूसरे आपके पास ड्यूटेरोस्टोम्स। प्रोटोस्टोमस ऑर्गेनिज्म या ड्यूटेरोस्टोमस ऑर्गेनिज्म। तो देखिएगा जो प्रोटोस्टोमस होते हैं, फर्स्ट ओपनिंग टू डेवलप इन द एम्ब्रियोनिक डाइजेस्टिव ट्यूब इज द माउथ। तो प्रो का मतलब होता है, प्रो का मतलब जो चीज पहले बनी, तो पहले कौन सी चीज बनी है वो है आपके पास माउथ। माउथ आपके पास पहले बना, एनस आपके पास में बाद में बनी है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान के अंदर प्रोटोस्टोमस ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और स्पेसिफिकली एनिलिड्स, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा, ये तीनों आपके पास जो फाइलम है ये प्रोटोस्टोमस ऑर्गेनिज्म के हैं, क्योंकि यहां पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान में माउथ पहले बनता है और एनस आपके पास बाद में बनती है। एंड द वाइस वर्सा इज पर्टिकुलरली हैपनिंग इन द ड्यूटेरोस्टोमस ऑर्गेनिज्म। यहां पर एनस पहले डेवलप करेगी, माउथ बाद में डेवलप करेगा, और ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी इकाइनोडर्मेट्स के अंदर, हेमिकॉर्डेट्स के अंदर एंड दी कॉर्डेट्स के अंदर इंक्लूडिंग दी वर्टिब्रेट। तो ध्यान देते हुए चलना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पहले पूछी हुई है कि प्रोटोस्टोमस ऑर्गेनिज्म कौन से हैं और ड्यूटेरोस्टोमस ऑर्गेनिज्म, और ज्यादातर आपके पास फाइलम्स नहीं दिए होंगे, वहां पर आपको एग्जांपल्स कोट किए होंगे उन फाइलम्स के, तो आपको पहचानना है उनमें से कि कौन से आपके पास प्रोटोस्टोमस है और कौन से आपके पास ड्यूटेरोस्टोमस है। फिर से ध्यान कर चलिएगा, ट्यूब विद इन अ ट्यूब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को बताता है जिसमें माउथ और एनस दोनों ओपनिंग्स आपको नजर आएंगे एलिमेंट्री कनाल में। प्रोटोस्टोमस में बस ये होगा कि पहले माउथ बनेगा, बाद में आपके पास एनस बनेगी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, मिलेगा एनेलिड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा के अंदर। ड्यूटेरोस्टोम्स में आपके पास एनस पहले डेवलप करेगी, माउथ बाद में करेगा, ऐसा मिलेगा आपको इकाइनोडर्मेट, हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट्स के अंदर। अब यहां पर लास्ट में देखिए क्या लिखता है, वी आर दस evolutionary closer to echinodermate than to the insect or the mollusca। देखो ये कैसे पता लगा जी कि हम इकाइनोडर्मेट के ज्यादा करीब हैं, वो इस तरह से पता लगता है क्योंकि हम भी बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म है हमने ड्यूटेरोस्टोमस कंडीशन है। ड्यूटेरोस्टोमस का मतलब हुआ हमारा एनल पार्ट पहले डेवलप होता है और माउथ बाद में डेवलप होती है, और हेमिकॉर्डेट्स या जो कॉर्डेट्स होते हैं वो ज्यादा क्लोजर इसीलिए इकाइनोडर्मेट के हैं क्योंकि इकाइनोडर्मेट में भी पहले एनस बना था, माउथ बाद में बनी थी। आर्थ्रोपोडा के अंदर और मोलस्का चाहे एनिलिड्स के अंदर पहले आपके पास माउथ बना था, बाद में एनस बनी थी। तो इसका मतलब इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज्यादा क्लोजर इकाइनोडर्मेट के हैं एज कंपैरिजन टू दी आर्थ्रोपोडा, एनालिडा और दी मोलस्का। चलिएगा नेक्स्ट आती है आपके पास बॉडी कैविटी और सिलोम के बारे में। तो देखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम हमने ऑर्गेनिज्म यहां पर तीन तरह के बताए हैं, ए सिलोमेट, सेकंड आपके पास सूडोसिलोमेट एंड थर्ड इज दी यूसिलोमेट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा पहली चीज क्या लिखता है, ए सिलोम का मतलब हुआ, ए का मतलब होता है एब्सेंट और सिलोमेट का मतलब सिलोम नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी पर्टिकुलर सिलोम एब्सेंट नजर आएगी उन ऑर्गेनिज्म को हम ए सिलोमेट कहेंगे। वर्ड क्या यूज किया,
एसिलोमेट कहेंगे। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन ऑर्गेनिज्म में जो मीजोडर्म है, वो मीजोडर्म आपके पास होने के बावजूद भी आपके पास फुली पर्टिकुलरली कोई भी फ्लूइड की फॉर्मेशन करते हुए आपको नजर नहीं आएगी। ये भी हो सकता है मीजोडर्म की डेवलपमेंट ही ना हो, ये भी हो सकता है कि मीजोडर्म अगर आपके पास डेवलप हो रही है तो सेल अनडिफरेंशिएटेड है, अगर सेल अनडिफरेंशिएटेड है तो वो पूरी तरह से फंक्शन नहीं कर रहे। मैक्सिमम पार्ट के अंदर आपके पास जो एसिलोमेटिक ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी बॉडी में एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो आपको नजर आएगी, लेकिन मीजोडर्म और मीजोग्लिया नाम के स्ट्रक्चर्स आपको नजर नहीं आएंगे। इसीलिए एज सच में सिलोम की फॉर्मेशन होते हुए नजर आपको नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सिलोम बनाने का काम जो है वो एग्जैक्टली में मीजोडर्मल लेयर या मीजोग्लियल लेयर ही आपको करती है। तो एसिलोमिक ऑर्गेनिज्म बहुत कॉमन एग्जांपल आती है, जो फ्लैटवर्म्स होते हैं वो एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये भी समझ के चलिएगा कि जो प्लेटीहेलमिन्थस से पहले चाहे सिलेंट्रेट आएंगे, चाहे टीनोफोर आएंगे, चाहे पोरिफेरन्स आएंगे, वो भी एसिलोमिक ही ऑर्गेनिज्म होंगे। लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम प्लेटीहेलमिन्था तक आपको एसिलोमेट्स मिलेंगे, उससे आगे थोड़ी सी डिफरेंशिएशन फिर आपके पास में नजर आएगी। अब नेक्स्ट पार्ट आती है सूडोसिलोमिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं। यहां पर क्या लिखता है? बॉडी कैविटी इज नॉट कंप्लीटली लाइंड विद द मीजोडर्म। कंप्लीट अलाइनमेंट तो नहीं है मीजोडर्म की, जैसे आप इस पर्टिकुलर डायग्राम में देखेंगे तो यहां पर ये मीजोडर्म की डेवलपमेंट तो आपको नजर आ रही है जैसे, लेकिन ये आपके पास एक तरह से बाइफरकेटेड है। आपके पास में ये पूरी तरह से मीजोडर्म जो है वो फुली डेवलप्ड आपको एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में नजर नहीं आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मीजोडर्म है वो एक स्कैटर्ड पाउचेस की फॉर्म में नजर आ रही है यहां पर। इसका मतलब सिलोम तो ये बनाएगी, लेकिन वो ट्रू सिलोम नहीं होगा। पूरी तरह से एग्जैक्ट उस सिलोम की क्वालिटी वैसी नहीं हो सकती है जैसी फुली डेवलप्ड मीजोडर्म के बनने के बाद में आपको नजर आएगी। इसीलिए इन ऑर्गेनिज्म को हम सूडोसिलोमिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे, जिनके अंदर कहीं ना कहीं जो मीजोडर्म है उसकी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन स्कैटर्ड पाउचेस की फॉर्म में एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में आपको नजर आती है। इसको सूडोसिलोम इसलिए कहा क्योंकि ये फॉल्स सिलोम है, पूरी तरह से फुली डेवलप्ड मीजोडर्म से आपके पास में एग्जैक्ट में सिलोम आपका बना हुआ नहीं है। तो ध्यान देखते हुए चलिएगा, जिन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ऐसा होता है उनको हम सीडोसिलोमिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं या सूडोसिलोमेट कहते हैं। तो जो एस्कल हेलमिंथा होते हैं या जिनको हम बहुत कॉमनली राउंड वर्म कहते हैं, वो पहले सूडोसिलोमिक ऑर्गेनिज्म है। तो ये भी आपने पक्का से ध्यान देते चलिए। नेक्स्ट आते हैं यू सिलोमेट। यू का मतलब होता है ट्रू। सिलोम अब बिल्कुल ट्रू है, इसका मतलब ये हुआ कि मीजोडर्म आपके पास पूरी डेवलप्ड नजर आ रही है और बीच में कॉन्केविटी है। अब ध्यान दीजिए, मीजोडर्म की फुली डेवलपमेंट आपको यहां पर नजर आ रही है। बॉडी कैविटी आपके पास में जो है वो आपको पूरी तरह से इस मीजोडर्म से भरी हुई नजर आएंगी। इसीलिए आपके पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम यू सिलोमेट कहते हैं। मीन बाय ये ट्रू सिलोम है पूरी तरह से। तो ध्यान देते हुए चलना है। अब क्या लिखता है? The coelom is filled with a coelomic fluid secreted by the peritoneum। तो पेरिटोनियम अगर आपको ध्यान हो तो हमने वर्ड यूज किया था, जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट होती है उसकी जो लेयर है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है, उसको हम बेसिकली पेरिटोनियम कहते हैं, विच इज ऑल्सो बीइंग टर्म्ड एज द पुलिसमैन ऑफ द स्टमक। तो देखिएगा यहां पर क्या लिखता है? सिलोम इज फिल्ड विद अ सिलोमिक फ्लूइड सिक्रीटेड बाय द पेरिटोनियम। जो सिलोमिक कैविटी है वो आपके पास कहीं ना कहीं सिलोमिक फ्लूइड से आपके पास भरी हुई नजर आएगी, और वो आपके पास सिलोम कहां से आपके पास बनकर आ रहा है? वो है पेरिटोनियम से बनकर आ। अब इंपॉर्टेंट क्या देखिएगा, क्या लिखता है? ट्रू सिलोम भी दो तरह का है। कितनी तरह का लिख रहा है? ट्रू सिलोम भी दो तरह का है। एक है शाइजोसिलोम और एक है एंटीरोसिलोम। वर्ड पे पक्का ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पास में पूछा गया है। तो देखिएगा, शाइजोसिलोम एग्जैक्टली में ट्रू सिलोम है। शाइजोसिलोम एग्जैक्टली में ट्रू सिलोम है। क्यों हमने इसको ट्रू सिलोम पूरी तरह से कहा? क्योंकि इट बेसिकली डेवलप्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ द मीजोडर्म। देखो यहां दिख रहा है, ये आपके पास मीजोडर्म है, तो मीजोडर्म की ये आउटर लेयर हो गई और ये इनर लेयर हो गई, और बीच में आपके पास एक पर्टिकुलर स्पेस नजर आ रहा है। अगर ऐसा होता है कि मीजोडर्म जो है वो बीच में से स्प्लिट कर जाती है और इसके बीच में आपको सिलोम नजर आएगी, तो इसको कहेंगे हम शाइजोसिलोम हुआ। वर्ड क्लियर हो गया? और ये आपके पास शाइजोसिलोमिक जो ऑर्गेनिज्म है वो है आपके पास एनेलिड्स, आर्थ्रोपोडा एंड दी मोलस्का। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, जब भी हम ये कहेंगे कि मीजोडर्म की स्प्लिटिंग होने की वजह से जो कॉन्केविटी आई उस कॉन्केविटी में आपको सिलोम मिल रही है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम शाइजोसिलोमिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और शाइजो का मतलब हुआ ये पूरी तरह से ट्रू सिलोम है, ये एनेलिड्स, आर्थ्रोपोडा
मोलस्का में आपको नजर आएगी। अब यहाँ पर एक स्पेसिफिक चीज के बारे में लिखा हुआ है, बॉडी कैविटी ऑफ आर्थ्रोपोड इज बीइंग टर्म्ड एज द हीमोसील। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, जब आर्थ्रोपोडा के अंदर मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से हम आपके पास यहां इस पर्टिकुलर कैविटी के अंदर जो पर्टिकुलर सिलोम को देखेंगे उसको हम हीमोसील कहते हैं। ये आपको ध्यान देते हुए चलना है। क्लियर हो गया? चलिएगा नेक्स्ट पार्ट। दूसरा आपके पास सिलोम आती है, उसको कहते हैं एंटीरोसिलोम। अब वर्ड पे ध्यान दीजिए, एंटीरोसिलोम क्या है? द मीजोडर्म arises from the wall of the embryonic gut or the enteron as hollow outgrowth or enterocoelomic pouches, specifically echinodermates, हेमिकॉर्डेट्स एंड दी कॉर्डेट्स, ये आपके पास में एंटीरोसिलोमिक ऑर्गेनिज्म। तो ध्यान देते हुए चलना कि क्वेश्चन साइजोशिलोम से आपको पूछी जाती है। एनेलिड्स, आर्थ्रोपोडा एंड दी मोलस्का, तीनों के तीनों शाइजोसिलोमिक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि मीजोडर्म यहां पर स्प्लिट करेगी, ये किसी और ऑर्गन की वजह से डेवलप नहीं हुई होगी, जैसा आपके पास एंटीरोसिलोमिक ऑर्गेनिज्म में होता है। तो देख लीजिए जी, एसिलोमिक ऑर्गेनिज्म के अंदर दो ही आपके पास में जर्म लेयर नजर आ रही है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। जब सूडोसिलोमिक ऑर्गेनिज्म में आए तो ये रही एक्टोडर्म, ये रही आपके पास एंडोडर्म, और ये मीजोडर्म पाउचेज में आपको नजर आ रही है। और यहां पर शाइजोसिलोमिक ऑर्गेनिज्म के बारे में दिखाया हुआ जो सिलोमेट है, ये रही आपके पास एक्टोडर्म, बीच में आपके पास ये मीजोडर्म है, ये भी मीजोडर्म है, और ये बाइफर्केशन आपके पास ये स्प्लिटिंग हो चुकी है, और सबसे इंटरनली आपको एंडोडर्म नजर आ रही है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको पूछा गया। अब यहां पर सिलोम, सूडोसिलोम और हीमोसील के बीच में कंपैरिजन की गई है, मीन बाय थोड़े से डिफरेंसेस के बारे में बताया। तो ध्यान दीजिए क्या लिखता है। सबसे पहले सिलोम के बारे में, द बॉडी कैविटी इज लाइंड विद मीजोडर्म ऑन बोथ साइड। क्लियर हो गया जी? लेकिन सूडोसिलोम में बॉडी कैविटी इज लाइंड विद एक्टोडर्म आउटसाइड एंड द एंडोडर्म इनसाइड, ये हमें पता है, ठीक है जी। लेकिन ध्यान दीजिए, जब हमने यूसिलोमिक ऑर्गेनिज्म के बारे में कहा था, तो अगर आपको यहां पर ध्यान हो तो आउटर साइड की ओर को भी मीजोडर्म नजर आ रही है और इनसाइड की ओर को भी मीजोडर्म नजर आ रही है। उस क्यों? क्योंकि मीजोडर्म आपके पास स्प्लिट कर चुकी है, इसीलिए सिलोम के बारे में ये बात कही यहां पर, ठीक है। और सूडोसिलोम के बारे में ये कहा कि बाहर की साइड को एक्टोडर्म है, इनसाइड की ओर को आपके पास एंडोडर्म है, बीच में पाउचेस की फॉर्म में आपके पास में पर्टिकुलर मीजोडर्म आपको नजर आएगी। वहां पर हीमोसील के बारे में क्या कहता है? अ लार्ज ब्लास्टोसील lined by ectoderm from the outside and mesoderm on the inside। तो ये भी आपको चीज ध्यान देते हुए चलनी है कि आपके पास जब भी हीमोसील के बारे में हम बात कहेंगे तो आउटसाइड की ओर को आपके पास एक्टोडर्म नजर आएगी और इनसाइड की ओर को एंडोडर्म ना नजर आकर आपके पास में मीजोडर्म नजर आएगी। क्लियर? अब जो सिलोम वाला पार्ट है उसमें आपके पास में क्लियर फ्लूइड आपको बिल्कुल नजर आ रही है, उसको हम सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं। और जो सूडोसिलोम है वो प्रोटीन रिच फ्लूइड होती है, जो आपके पास में सूडोसिलोम की फॉर्म में आपको नजर आती है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन रिच फ्लूइड है आपके पास सूडोसिलोम। और जो हीमोसील है, इट कंटेन्स ब्लड विद कलरलेस प्लाज्मा। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ब्लड तो है आपके पास हीमोसील के अंदर, लेकिन वहां पर आपके पास कलरलेस प्लाज्मा है। मीन बाय आपके पास जो ब्लड है वो पूरी तरह से कलरलेस है, उसको बेसिकली हम हीमोलिम्फ का नाम देते हैं। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। अब ये सिलोम करती क्या है? देखो, इट इज बेसिकली एक्टिंग एज अ शॉक एब्जॉर्बर। सेकेंड, प्रोवाइड स्पेस फॉर द एनलार्जमेंट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। अगर सिलोमिक कैविटी अगर आपके पास होगी तो वो बेसिकली आपके पास जो इंटरनल ऑर्गन की जो आपके पास में विड्थ या लेंथ जो बढ़ती है उसको अकोमोडेट करने के लिए ये आपके पास सिलोम कहीं ना कहीं हेल्प करती है और उन्हीं इंटरनल ऑर्गन को शॉक से भी बचाती है। लेकिन सूडोसिलोम ये सब कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ एक ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन करेगा, मीन बाय सॉल्ट और जो आपके पास वाटर है उसका बैलेंस बनाने में आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती है। लेकिन जो हीमोसील होती है, इट इज बेसिकली हेल्पिंग इन द डिस्टेंशन ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द मोल्टिंग। तो मोल्टिंग क्या होती है? मोल्टिंग ये है एक तरह से जो मेटामॉर्फोसिस हमने कही थी, मेटामॉर्फोसिस के दौरान में क्या होता है, जो लार्वल फॉर्म थी वो आपके पास अडल्ट फॉर्म में चेंज करती है। अब मोल्टिंग में क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ लार्वा या तो दूसरे फॉर्म ऑफ लार्वा में चेंज करता है, या अडल्ट की एक स्टेज जो है वो दूसरे स्टेज के अंदर आपके पास मूव ऑन करने की कोशिश करती है। तो ये भी चीज आपको ध्यान देते हुए चलिएगा। और ये मोल्टिंग इसलिए जरूरी है ताकि लेंथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द विड्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म आपके पास बढ़ती हुई चले। अदरवाइज आपके पास में जो ऑर्थोपोड्स होते हैं या इंसेक्ट्स जो होते हैं वो आपके पास में उनकी लेंथ भी नहीं बढ़ सकती है और ना तो उनकी विड्थ बढ़ सकती है। तो मोल्टिंग के दौरान में जो क्यूटिकल होती है उनके सरफेस के ऊपर, स्किन के सरफेस के ऊपर, वो लगातार स्प्लिट करती रहती है, जिसकी वजह से आपके पास में उन ऑर्गेनिज्म की आपको ग्रोथ नजर आएगी।
अब नेक्स्ट पार्ट पे देखिएगा, एक और कंपैरिजन एसिलोमेट और सिलोमिक ऑर्गेनिज्म के अंदर की हुई है। तो देखिए इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट है आपके पास में फीचर, उसको कहते हैं सेगमेंटेशन। ठीक है, तो बॉडी में जो सेगमेंट्स के बारे में बात करता है। तो देखिएगा, जो कुछ एनिमल्स होते हैं उनकी जो बॉडी है वो इंटरनली आपके पास सेगमेंटेड होती है, इंटरनली भी सेगमेंटेड होती है, तो एक्सटर्नली भी सेगमेंटेड होती है। लेकिन कुछ एक ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, हो सकता है उनकी बॉडी में या तो एक्सटर्नल ही सेगमेंटेशन हो, इंटरनल ना हो। कुछ एक ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी बॉडी के अंदर इंटरनल सेगमेंटेशन है और एक्सटर्नल नहीं है। तो देखिए क्या लिखता है, इन सम एनिमल्स बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स और द मेटामियर्स। ध्यान दीजिए, सेगमेंट्स को यहाँ वर्ड क्या यूज करेंगे हम, मेटामियर्स, with serial repetition of at least some organism या some organs। तो जो ऑर्गन्स आपकी बॉडी के अंदर है उनमें भी आपको सेगमेंट्स नजर आएंगे और बॉडी के बाहर भी आपके पास में एग्जैक्टली में सेगमेंट्स आपको नजर आएंगे, जिसको हम मेटामियर्स कहेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर एक एग्जांपल लिखा है, इन अर्थवॉर्म बॉडी शोज मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड द फिनोमेना इज बीइंग टर्म्ड एज द मेटामेरिज्म। अब एक चीज को ध्यान देते हुए चलना है, जब भी आपके पास इंटरनल और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन कहीं पर भी बॉडी में नजर आएगी तो उसको हम कहेंगे मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। वर्ड क्या यूज किया जी, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। अगर बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों आपके पास मेटामियर्स में या सेगमेंट्स में आपको डिवाइडेड नजर आएगी तो उसको हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहेंगे। अब देखिएगा, यहां पर बॉडी सेगमेंटेशन के बीच में कंपैरिजन की हुई है। कुछ आपके पास अनसेगमेंटेड है, कुछ आपके पास सूडो सेगमेंटेड है और कुछ आपके पास मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। तो देखिएगा अनसेगमेंटेड क्या होता है, लिखता है बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इनटू एनी सेगमेंट। मीन बाय ना तो वो एक्सटर्नली डिवाइडेड है, ना तो आपके पास इंटरनल कोई डिवीजन आपको नजर आ रही है। तो आपके पास एस्कल हेलमिंथा तक, चाहे वो पोरीफेरा हो, चाहे वो आपके पास सिलेंट्रेट हो, टीनोफोरा हो, प्लेटी हेलमिंथा हो, चाहे आपके पास एस्कल हेलमिंथा हो, इन सभी ऑर्गेनिज्म में अनसेगमेंटेड ही बॉडी आपको नजर आएगी, चाहे आप एक्सटर्नली देखिए चाहे इंटरनली देखिए। तो क्लियर हो गई जी, चलिएगा नेक्स्ट आता है सूडो सेगमेंटेड या नॉन मेटामेरिकली सेगमेंटेड। तो देखिएगा यहां पर कुछ एक इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात की हुई है। क्या लिखता है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सूडो सेगमेंट। अब सूडो सेगमेंट का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए मैं इस पर्टिकुलर एक चीज को यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो, आपको यहां से देखने में लगा कि आपके पास यहां पर सेगमेंट है, लेकिन ये आपके पास फुली कंप्लीट नहीं है। जैसे मान लो ये भी आपके सेगमेंट नजर आया, कुछ यहां पर सेगमेंट नजर आया, लेकिन कंप्लीट सेगमेंटेशन आपको नजर नहीं आ रही है। क्लियर हो गया जी। अब एक तरह से एक रेगुलर आपके पास में सेगमेंट्स आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। जहां पर भी हम वर्ड यूज करेंगे नॉन मेटामेरिकली सेगमेंटेड आपके पास बॉडी है, ये सूडो सेगमेंटेड बॉडी है। मीन बाय एट अ रेगुलर इंटरवल आपको सेगमेंट्स बिल्कुल भी नजर नहीं आते हैं। तो वर्ड पे पक्का से ध्यान दीजिएगा, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सूडो सेगमेंट्स, द सेगमेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, क्योंकि रेगुलर इंटरवल्स पर आपको कोई भी सेगमेंट नजर नहीं आएंगे। each segment is able to perform all the vital functions of the body। तो हर एक पर्टिकुलर जो आपके पास सेगमेंट है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली आपके पास बिहेव करता है, तो वाइटल फंक्शंस ऑफ द बॉडी को वो डिक्टेट कर आपको देता है। नेक्स्ट, बॉडी ग्रो बाय एडिशन ऑफ न्यू सेगमेंट फ्रॉम द एंटीरियर एंड। तो आपके पास मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनिज्म है, तो यहां पर सेगमेंट है, तो इसका जो आगे वाला हिस्सा है आपके पास सेगमेंट का, वहीं से कहीं ना कहीं पर्टिकुलर अदर जो सेगमेंट है उनकी एडिशन होना शुरू होती है। मीन बाय आगे से पीछे की ओर को आपके पास सेगमेंट की एडिशन होगी। तो अगर ऐसा होता है तो उसको हम कहेंगे सूडो सेगमेंटिज्म है या नॉन मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी है। तो जो टेप वर्म्स होती हैं, उन टेप वर्म्स के अंदर ये चीज देखी गई है कि वो कहीं ना कहीं सूडो सेगमेंटेड या नॉन मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो उनकी बॉडी नॉन सेगमेंटेड ही रीजन के अंदर आपको नजर आएगी, अनसेगमेंटेड रीजन के अंदर ही नजर आएगी। कुछ एक एग्जांपल्स आपके पास वहां पर आते हैं जहां पर यह चीज बताई गई है कि कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर नॉन मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी है, लेकिन ओवरऑल अनसेगमेंटेड ही है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, लेकिन फिर भी मैंने यहां पर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आपको बता दिया कि दोनों में डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे। सूडो मेटामेरिकली सेगमेंटेशन या सूडो सेगमेंटेशन के अंदर या नॉन मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी के अंदर बॉडी जो है वो नंबर ऑफ सूडो सेगमेंट में आपके पास डिवाइडेड नजर आएगी। हर एक सेगमेंट में वो इंडिपेंडेंट है दूसरे के, और हर एक सेगमेंट कुछ ना कुछ वाइटल फंक्शंस बॉडी के परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड की ओर को आपके पास नए सेगमेंट्स आपके पास
एड ऑन होते हुए नजर आएंगे। बहुत कॉमनली ये टेप वर्म्स के अंदर आपको मिलता है। उसके बाद आती है मेटामेरिकली सेगमेंटेड। तो देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जगह पर बॉडी जो है वो आपको सेगमेंटेड नजर आएगी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको सेगमेंट्स नजर आएंगे और ये सेगमेंट एक दूसरे के आपके पास सहयोग से ही काम करते हुए नजर आएंगे। मीन बाय यहां पर एग्जैक्टली में इंडिपेंडेंट कोई भी सेगमेंट आपके पास वर्क करता हुआ नजर नहीं आएगा। तो बहुत सारे सेगमेंट्स इकट्ठे होकर एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन आपको परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, जैसा यहां पर लिखा भी हुआ है। The segments are interdependent and together work as an organism. Each segment is specialized to perform certain important function along with the common functions. Body has a specific growth pattern. ये भी पक्का से ध्यान दीजिएगा, कुछ एक स्पेसिफिक ग्रोथ पैटर्न के अकॉर्डिंगली ही आपके पास ये सेगमेंट जो है वो आपके पास एड ऑन होते हैं। जहां जहां जरूरत होगी वहीं पर ऐड ऑन होंगे। ऐसा नहीं है कि एंटीरियर टू पोस्टीरियरली आपके पास लगातार वैसे ही एडिशन होगी। जहां रिक्वायर्ड है सेगमेंट की एडिशन होना, उसी पर्टिकुलर जगह पर आपके सेगमेंट जो है वो आपके पास में एड ऑन नेचर करने की कोशिश करती है। तो ये पर्टिकुलर मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडीज आपको एनेलिड्स के अंदर, आर्थ्रोपोडा के अंदर और जो हायर एनिमल्स है उनके अंदर आपको नजर आती है। तो ध्यान दीजिएगा, एक किसी पेपर के अंदर क्वेश्चन ये पूछा हुआ था, क्या आर्थ्रोपोडा के अंदर मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी है? तो बहुत सारे लोगों ने उसका आंसर गलत कर दिया था। ये पक्का से ध्यान दीजिएगा, आर्थ्रोपोडा, एनिलीड्स एंड दी ऑल दी हायर ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर आपके वर्टिब्रेट्स भी आते हैं, उन सबकी बॉडी आपके पास मेटामेरिकली सेगमेंटेड ही नजर आएगी। मीन बाय इंटरनल और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन बोथ आपको नजर आती है। चलिए नेक्स्ट आपके पास फीचर आती है, दैट इज दी नोटोकॉर्ड। देखिए नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो आपके पास मिड डॉर्सल सरफेस में आपको नजर आती है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये मीजोडर्म से ही आपको अराइज होती हुई एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगी। तो देखिएगा, जो आपके पास एनिमल जिनकी बॉडी के अंदर आपको ये नोटोकॉर्ड नजर आती है, उनको बेसिकली हम कॉर्डेट्स कहते हैं। वर्ड क्या यूज कर रही है? जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के इनसाइड में आपको ये नोटोकॉर्ड्स नजर आएंगी उनको हम कॉर्डेट कहेंगे, और जिन एनिमल की बॉडी के अंदर ये नोटोकॉर्ड एब्सेंट है उनको हम नॉन कॉर्डेट कहते हैं। तो ये पक्का से ध्यान देना है। तो देखिएगा क्या चीज के बारे में लिखता है। तो जो आपके पास नॉन कॉर्डेट है वो आपके पास शुरू होते हैं फाइलम पोरीफेरा से और आपके पास एंड होते हैं आपके पास हेमिकॉर्डेट पे। देखिएगा पहले जो हेमिकॉर्डेट्स थे उनको हम कॉर्डेट की कैटेगरी में रखते थे, लेकिन लेटर ऑन हेमिकॉर्डेट के फीचर जो है वो पूरी तरह से कॉर्डेट से नहीं मिलते थे और ज्यादातर उसके फीचर जो थे वो आपके पास में नॉन कॉर्डेट से मिलते थे। इसीलिए बाद में जाकर हेमिकॉर्डेट की कैटेगरी को चेंज कर कॉर्डेट से हेमिकॉर्डेट कर दिया। तो ध्यान देते हुए चलिएगा, नोटोकॉर्ड एक मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है which is formed on the mid dorsal surface during the embryonic development। और जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उनको हम कॉर्डेट कहते हैं, और जिनके अंदर ये प्रेजेंट नहीं है उनको नॉन कॉर्डेट कहेंगे। तो पोरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेट तक आपके पास नॉन कॉर्डेट है, और इसके आगे के जितने भी फाइलम्स हैं हेमिकॉर्डेट के बाद में वो सभी के सभी हम कॉर्डेट के नाम से जानते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिएगा जरा यहां पर देखिएगा, अब नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड के बीच में हमने डिफरेंस बताया। देखिए ये डिफरेंस पता होना चाहिए क्योंकि ये चीज पूछी जाती है। तो देखिएगा नोटोकॉर्ड के बारे में क्या लिखा है। फर्स्ट स्केलेटन लेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। वर्ड पे ध्यान दीजिए, जो फर्स्ट स्केलेटन आपके पास में एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर आपको बनता हुआ नजर आएगा उसको हम नोटोकॉर्ड का नाम देते हैं। तो नर्व कॉर्ड क्या है? देखिए anterior part develops into the brain and the remaining part is basically developing into the spinal cord। तो नर्व कॉर्ड की एक खासियत है, नोटोकॉर्ड से स्केलेटल सिस्टम आपको बनता हुआ नजर आएगा और नर्व कॉर्ड से आपके पास उसके आगे वाले हिस्से से ब्रेन बनती हुई नजर आएगी और पीछे वाले हिस्से से आपके पास में स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट नजर आती है। क्लियर? अब क्या लिखता है नोटोकॉर्ड? प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड बिलो द नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड के डॉर्सल साइड की ओर को या नीचे की ओर को आपके पास में ये नोटोकॉर्ड नजर आती है, और नर्व कॉर्ड जो इसका मतलब है तो नोटोकॉर्ड के ऊपर है। यही मतलब नहीं हुआ कि अगर हम ये कह रहे हैं कि नर्व कॉर्ड के नीचे आपके पास में नोटोकॉर्ड है तो इसका मतलब है नोटोकॉर्ड के ऊपर क्या चीज है? आपके पास नर्व कॉर्ड है। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं करनी है। नोटोकॉर्ड बेसिकली आपके पास स्केलेटल सिस्टम को एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर बनाने में हेल्प कर रही है, और जो नर्व कॉर्ड होती है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट के लिए आपके पास में हेल्प करती है। नोटोकॉर्ड आपके पास में नर्व कॉर्ड के नीचे है, या ये कह लीजिए कि नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड के आपके पास ऊपर है। क्लियर हो गया जी?
अब एक और आपके पास फीचर जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको कहते हैं ब्लड वस्कुलर सिस्टम। तो देखिएगा हमने ये पहले भी चीजें डिक्टेट की हुई हैं कि ब्लड वस्कुलर सिस्टम बेसिकली दो तरह का होता है, एक ओपन और एक क्लोज्ड टाइप। क्लियर? जो क्लोज्ड टाइप के आपके पास वस्कुलर सिस्टम होते हैं वो ज्यादा एफिशिएंट है वर्किंग करने के अंदर, क्योंकि उनके अंदर हायर प्रेशर आपके पास में ब्लड का आपको नजर आएगा और वो ब्लड आपके पास कहीं ना कहीं एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपके पास कहीं ना कहीं दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है, एक आपके पास हार्ट है और दूसरा आपके पास में ब्लड वेसल्स है। क्योंकि आपके पास ब्लड वेसल के अंदर आपके पास ब्लड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर जा रहा है, एक क्लोज्ड आपके पास सिस्टम, इसीलिए हम इसको कहते हैं और इसी पर्टिकुलर टोटल सिस्टम को हम क्लोज्ड वस्कुलर सिस्टम का नाम देते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान देते हुए चलनी है। इस सिस्टम के अंदर हायर प्रेशर है, जो जिस प्रेशर से आपके ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, बेसिकली ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड जो है वो हार्ट से डिस्ट्रीब्यूट होकर ऑर्गन तक पहुंच रहा है और हार्ट जो है यहां पर ज्यादा बेटर एफिशिएंटली वर्क करता हुआ आपको नजर आएगा। ये क्लोज्ड सिस्टम आपको ज्यादातर नजर आती है सिफेलोपोड्स के अंदर, जिसमें आपके ऑक्टोपस आते हैं, स्क्विड्स आते हैं या वर्टिब्रेट्स आते हैं, तो इनके अंदर आपको ये क्लोज्ड सिस्टम नजर आती है। वहीं पर दूसरे एंड की ओर को जो ओपन सिस्टम है, ब्लड वस्कुलर सिस्टम है, वहां पर बहुत ही कम प्रेशर्स के साथ में आपके ब्लड एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हुई आपको नजर आएगी। ब्लड वेसल्स आपके पास एज सच में यहां पर मौजूद आपको नजर नहीं आएंगी, इसीलिए आपके पास जो ब्लड है वो हार्ट से डिफ्यूज होकर आपके पास ऑर्गन्स तक पहुंचती है, इसलिए स्लोअर रेट ऑफ द एक्शन है आपके पास में हार्ट का, क्योंकि ब्लड जो है वो डिफ्यूज करेगा धीरे धीरे कर हार्ट से और उन ऑर्गन तक पहुंचेगा जहां तक उसको पहुंचना है। मीन बाय ऑर्गन की एफिशिएंसी वर्क करने की उतनी बढ़िया से नहीं होगी, रेगुलेट करने की किसी भी एक्शन को अच्छे से वो कर नहीं पाएंगे। तो ये पर्टिकुलर जो ओपन वस्कुलर सिस्टम आपको मिलती है वो ज्यादातर आर्थ्रोपोडा के अंदर है और नॉन सिफेलोपोड्स होते हैं उनके अंदर आपको नजर आएगी, या ट्यूनिकेट्स होते हैं उनके अंदर भी आपको ये चीज नजर आती है। तो ध्यान देकर चलिएगा, ब्लड वस्कुलर सिस्टम दो तरह का है, एक ओपन और दूसरा आपके पास क्लोज्ड वस्कुलर सिस्टम।